हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इकोनॉमिक सर्कल। माय नेम इज़ देवेंद्र कुमार। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आंकड़ों के संकलन की जनगणना विधि व प्रतिदर्श विधि। ठीक है, पहले पढ़ते हैं जनगणना विधि के बारे में। ठीक है, जनगणना विधि क्या होती है? देखो, जनगणना विधि का अर्थ जब अनुसंधान के विषय से संबंधित समग्र या समूह की प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण किया जाता है तो वह जनगणना अनुसंधान या फिर बोलें जनगणना विधि कहलाता है। ठीक है, देखो, इस रीति के अनुसार अनुसंधान करते समय अनुसंधान करने वाला समस्त समूह की जांच करता है और अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक इकाई के संबंध में सूचना एकत्रित करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एक अनुसंधान करता है, जो भी वो रिसर्च कर रहा है, वहाँ पर जितनी भी इकाइयाँ हैं, 1 हों 1 लाख हों, जितनी भी इकाइयाँ हैं, वो हर एक इकाई की क्या करता है? जांच करता है। ठीक है, उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करता है। ठीक है, जैसे उत्पादन गणना, उत्पादन मतलब कितने प्रोडक्ट हमने तैयार किए, तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आयात निर्यात गणना, कितनी वस्तुओं का टोटल, कितनी वस्तुओं का आयात हुआ, कितनी वस्तुओं का निर्यात हुआ, हर एक वस्तु की गणना करेंगे। ठीक है, या फिर जनगणना। ठीक है, लोगों की, जब लोगों को गिनना, ठीक है, जनगणना कहलाता है कि एक देश में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है। ठीक है, इसे हम जनगणना विधि कहते हैं। ठीक है, अब जनगणना अनुसंधान या जनगणना विधि के गुण या फिर लाभ क्या हैं? तो सबसे पहला देखो, इसका लाभ है गहन अध्ययन संभव। इस रीति के द्वारा विषय का गहन अध्ययन संभव है, जिससे अनुसंधानकर्ता को उस विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस विधि के अनुसार क्या करते हैं कि जो भी आंकड़े हम लिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, उसका क्या है कि गहन अध्ययन हो जाता है। ठीक है, मतलब डीपली आप उसके बारे में जान जाते हो। ठीक है, इसके बाद उच्च स्तर की शुद्धता। इस रीति का अनुसरण करते वक्त उच्च स्तर की शुद्धता की आशा होती है। इसका कारण यह है कि अनुसंधान के प्रत्येक अंग का व्यक्तिगत निरीक्षण हो जाता है, अतः परिणाम बहुत अंश तक शुद्ध होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक इकाई का, ठीक है, यहाँ पर हर एक इकाई की जांच होती है। ठीक है, किसी भी इकाई को छोड़ा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो भी रिसर्च की जा रही है वह क्या होगी? उच्च स्तर की शुद्ध होगी। इसके बाद इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त, मतलब जहाँ पर जो इकाइयाँ हैं जिनका क्या करना है? गणना करनी है, अगर वो अलग अलग टाइप की हैं, एक जैसी नहीं हैं, तो वहाँ पर ये विधि क्या है? उपयुक्त है, क्योंकि इस विधि के अनुसार हर एक इकाई का, ठीक है, अपने स्तर पर गणना की जाती है। ठीक है, देखा कि यह रीति वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है जहाँ इकाइयाँ एक दूसरे से क्या हों? अलग हों या फिर भिन्न हों। क्लियर? अब इसकी जो जनगणना विधि है, इस विधि के क्या है? हानि या फिर दोष कह सकते हैं। तो सबसे पहले असुविधाजनक। कैसे? यह प्रणाली बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए अलग से पूरा बड़ा विभाग बनाना पड़ता है। प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, सबके लिए संभव नहीं। क्यों? क्योंकि इस रीति का प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक धन चाहिए, शक्ति संपन्न व्यक्ति या फिर संस्थाएं ही कर सकती हैं। ठीक है,
इसके लिए बहुत अधिक, ठीक है, धन चाहिए, और जो शक्तिशाली संस्था हैं वही क्या कर सकती हैं, इस विधि का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि आपको व्यक्तिगत स्तर पर जाकर आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। इसके बाद सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है ये विधि। अधिकांश परिस्थितियों में कई कारणों से समग्र अनुसंधान संभव नहीं होता। जहाँ क्षेत्र विशाल व जटिल हो, जहाँ पर बहुत अधिक क्षेत्र हो, बड़ा क्षेत्र हो और जटिल हो, जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना संभव न हो, जहाँ पर जिन इकाइयों का आप क्या कर गणना करने जा रहे हो हर एक से संपर्क करना संभव ना हो, वहाँ पर इस विधि का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ लिखा है नाशवान इकाइयों की स्थिति में बेकार। कैसे मतलब, कहता है कि यदि समग्र की इकाइयाँ अवलोकन करते समय आप क्या कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, या निरीक्षण कर रहे हो, उस निरीक्षण करते समय वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, नाशवान प्रकृति की हैं, तो इस विधि का उपयोग बेकार है। जैसे बिजली के बल्बों की जीवन अवधि ज्ञात करना, बिजली के बल्बों की जीवन अवधि ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या होगा भाई, बल्ब तो खराब होते रहते हैं, तो फिर इस विधि का क्या है, उपयोग हम नहीं कर सकते। इसके बाद लिखा है कि अधिक समय व परिश्रम लगाना पड़ेगा आप यदि आप इस विधि का उपयोग करते हैं। लिखा है कि इस रीति में बहुत अधिक समय लगता है तथा अनुसंधानकर्ता को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद पढ़ते हैं कि जो जनगणना विधि है वो कहाँ पर उपयुक्त हो सकती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है कि जब विषय का गहन अध्ययन करना हो, आप जो भी विषय, आप कोई विषय है आप उसका गहन अध्ययन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, हर प्रत्येक इकाई का क्या करोगे, गहन अध्ययन करोगे। ठीक है, प्रत्येक इकाई को अच्छे तरीके से क्या करोगे, समझोगे, उसकी जांच करोगे, क्योंकि आपको जो विषय है उसको क्या है, आपको उसका गहन अध्ययन करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है। इसके बाद लिखा है कि जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, ठीक है, बहुत विशाल ना हो, क्योंकि विशाल होगा तो हर एक इकाई का अपने पर्टिकुलर स्तर पर जांच करना क्या होगा, असंभव होगा। इसके बाद लिखा है कि जब उच्च स्तर की शुद्धता व विश्वसनीयता की आवश्यकता हो, जब आपको आंकड़े जो हैं एकदम शुद्ध चाहिए, ठीक है, रिलायबल चाहिए, ठीक है, तो आप इस विधि का उपयोग करेंगे। इसके बाद लिखा है कि जब अनुसंधानकर्ता के पास पर्याप्त साधन हो, ठीक है, तब इस विधि का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिश्रम की, समय की और धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये तो थी हमारी जनगणना विधि। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिदर्श विधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिदर्श विधि। देखो प्रतिदर्श विधि में क्या है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि प्रत्येक इकाई की गणना कर रहे थे। ठीक है, जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोगों के बारे में हर एक व्यक्ति से पूछा जाएगा और हर एक व्यक्ति से जानकारी इकट्ठी की जाएगी। ठीक है, प्रतिदर्श विधि में ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखते हैं प्रतिदर्श विधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है कि किसी समग्र में से चयनित उसका प्रतिनिधित्व करने वाला इकाइयों का एक समूह न्यायदर्श या फिर प्रतिदर्श कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं, देखो और आगे, जब समस्त समग्र की जांच ना करके इसमें से किसी विशिष्ट आधार पर न्यायदर्श मतलब सैंपल के रूप में थोड़ा सा भाग जांच के लिए ले लिया जाता है, तो और उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो वह प्रतिदर्श विधि कहलाती है। ठीक है, देखो उदाहरण से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कहना चाह रहा है कि मतलब कि जैसे कि कोई अनुसंधान है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 100 लोगों से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे पास लोगों की कितनी संख्या है, 100। तो देखो जनगणना विधि कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाओ और उनसे क्या जानकारी इकट्ठा करो, लेकिन प्रतिदर्श विधि कहती है कि ये जो 100 लोग हैं
इन 100 लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, आप 100 लोगों के पास ना जाकर उस अकेले व्यक्ति से इन 100 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। ठीक है, जैसे कि माना कि 100 स्टूडेंट है एक क्लास में, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट से ना पूछकर जो उनका क्लास टीचर है, ठीक है, 100 बच्चों से ना पूछकर उनके क्लास टीचर से उन बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो टीचर है वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हम बच्चों से जानकारी इकट्ठा ना करके हम टीचर से उन बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस विधि जब हम ऐसा करते हैं तो वो ठीक है, तो वो हमारी प्रतिदर्श विधि कहलाती है। ठीक है, जैसे एक और यहाँ पर उदाहरण समझेंगे। जैसे एक गृहिणी चावल के 2-3 दाने देखकर यह तय कर लेती है कि चावल कच्चे हैं या फिर पक गए हैं। ठीक है, तो देखो जनगणना विधि के में क्या होगा कि हर एक चावल को पकड़ के देखा जाएगा कि हाँ भाई चावल पक गए नहीं पक गए। ठीक है, लेकिन प्रतिदर्श विधि में क्या करते हैं कि 1-2 चावल को देखो, क्योंकि वो 1-2 चावल जो है वो सभी चावलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सभी चावलों को चेक ना करके 2-3 चावल चेक करके गृहिणी ये मालूम कर लेती है कि भैया चावल पक गए या नहीं। ठीक है, या एक डॉक्टर रक्त की कुछ बूंदों का परीक्षण करके एक व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा वो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, खून की 1-2 बूंदों से ही पता लगा लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिदर्श विधि। ठीक है, अब प्रतिदर्श विधि के हम पढ़ते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान प्रणाली के गुण तथा लाभ। ठीक है, तो सबसे पहला है सरल व कम खर्चीली। ठीक, यह रीति सरल तथा कम खर्चीली है। इसको अपनाने पर समय धन श्रम सभी की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के लिए उपयुक्त है। चूँकि इस रीति में समय कम लगता है, इसलिए शीघ्रता से बदलती हुई सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधानों के लिए यह प्रणाली बहुत उपयुक्त है। ठीक है, सामाजिक स्तर की समस्या हो गई, आर्थिक स्तर की समस्या हो गई। ठीक है, ऐसी कमियों का पता लगाने के लिए ये जो विधि है उपयुक्त है, क्योंकि आप शीघ्रता से इस काम को यहाँ पर कम कर सकते हो। इसमें कम समय और धन की आवश्यकता पड़ती है। लिखा है फल प्राय वही। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि बुद्धिमानी से न्यायादर्श का चयन किया जाए तो परिणाम लगभग वही होगा जो समग्र अनुसंधान में होता है। कहने का मतलब है कि अगर 100 बच्चों के बारे में जो हम जानकारी ले रहे हैं, यदि वो टीचर उन बच्चों के बारे में पर्याप्त या सत्य मतलब पर्याप्त या फिर बिल्कुल सही जानकारी देता है, तो यहाँ पर बच्चों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो उत्तर बच्चे देंगे वही अगर उत्तर टीचर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि फल प्राय वही, मतलब रिजल्ट जो है वो सेम ही होगा, बच्चों का भी या फिर अकेले टीचर का भी। क्लियर। इसके बाद कहता है जांच विस्तृत। ठीक है, जांच विस्तृत का मतलब अच्छे तरीके से जांच होगी। क्यों? क्योंकि चुनी हुई समग्र बहुत थोड़ी होती हैं, अतः उनकी जांच विस्तृत रूप से की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक इकाई का तो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर जो उन इकाइयों में से जो जैसे कि माना कि चावल हो गए, ठीक है, तो 2-4 चावल से पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी समग्र हैं, जो भी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कुछ मात्रा में होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी विस्तृत जांच कर सकते हो। ठीक है, और प्रतिदर्श प्रणाली के क्या दोष हो गए। ठीक है, देखो एक तो उच्च स्तर की शुद्धता के लिए अनुपयुक्त। देखो यदि आपको आंकड़े एकदम शुद्ध चाहिए तो ये विधि आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक इकाई से संबंधित आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते। यह रीति वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है जहाँ
बहुत उच्च स्तर की शुद्धता अपेक्षित हो। क्लियर। परिणाम भ्रमात्मक, भ्रमात्मक मतलब होता है जिन पर आपको संदेह हो, परिणामों पर संदेह हो। ठीक है। यदि न्यायादर्श लेने की अच्छी रीति न अपनाई जाए तथा न्यायादर्श की मात्रा अपर्याप्त हो तो परिणाम बहुत ठीक है, संदेहपूर्ण हो सकते हैं या फिर भ्रमात्मक हो सकते हैं। ठीक है। भ्रमात्मक की जगह आप लिख सकते हो परिणाम संदेहपूर्ण। ठीक है, परिणाम संदेहपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है फल की अशुद्धि की संभावना, मतलब जो भी आप रिजल्ट है उसकी अशुद्धि की संभावना यहाँ पर रहती है। क्यों? क्योंकि न्यायादर्श लेते समय न्यायादर्श का मतलब सैंपल लेते समय उनके लेने वाले में यदि पक्षपात का भाव हुआ है तो फल अशुद्ध होगा। ठीक है। यदि 1000 व्यक्तियों में से हम 10 व्यक्तियों को चुनते हैं कि बाकी सब, ये 10 व्यक्ति क्या करते हैं, बाकी सब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि उन 10 लोगों को चुनने में पक्षपात किया गया है तो वो क्या होगा, तो वो 10 लोग अधूरी जानकारी देंगे या फिर गलत जानकारी देंगे उन 1000 लोगों के बारे में। तो यहाँ पर पक्षपात करने की संभावना हो सकती है। इसके बाद सजातीयता के अभाव में अनुपयुक्त। ठीक है। यदि जो सैंपल ले रहे हो और प्रत्येक इकाई अगर एक जैसी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ठीक है ठीक प्रकार से नहीं आएंगे। देखा कि जहाँ सजातीयता का पूर्ण अभाव हो, अर्थात मतलब प्रत्येक इकाई भिन्न प्रकार व प्रकृति की हो, तो वहाँ पर यह प्रणाली उपयोग में नहीं लाई जा सकती। ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि प्रत्येक इकाई एक जैसी होगी तभी तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हम कुछ ही आंकड़ों को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सभी एक जैसे हैं तो एक को लो या फिर सभी को लो। लेकिन अगर अलग अलग है इसका मतलब कि प्रत्येक इकाई से आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर यह विधि उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। ठीक है। अब देखा प्रतिदर्श जो विधि है, प्रतिदर्श विधि की उपयुक्तता, ये प्रतिदर्श विधि कहाँ पर उपयोग ठीक है होगी, तो देखो जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, जब अनुसंधान का क्षेत्र क्या हो, बहुत बड़े विशाल लेवल पर हो, जहाँ पर क्या है प्रत्येक इकाई से संपर्क करना कठिन हो, तो हम क्या करेंगे, उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं अब उनसे जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। इसका देखा कि जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो। ठीक है। इसका लिखा जब समग्र की सभी इकाइयाँ लगभग एक जैसी हों, तभी तो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रतिदर्श विधि। ठीक। अब हम क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं किसके बीच में, जनगणना प्रणाली मतलब विधि या फिर प्रतिदर्श प्रणाली। ठीक है। जनगणना विधि या और प्रतिदर्श विधि के बीच अंतर। क्लियर। तो सबसे पहला है जनगणना विधि में पढ़ते हैं हम, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या जाता है कि जो भी आप समग्र का मतलब है जो भी आप सैंपल्स ले रहे हो, ठीक है, उनकी जो प्रत्येक इकाई है, ठीक, उसका क्या है अध्ययन किया जाएगा। जो भी अनुसंधानकर्ता में इकाइयाँ आप ले रहे हो, ठीक है, उसमें हर एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, समग्र की कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यही होता है। इसका लिखा है कि धन श्रम व समय अधिक खर्च होता है, और यहाँ पे धन श्रम व समय कम खर्च होता है प्रतिदर्श प्रणाली के अंतर्गत। अधिक प्रगणक होने के कारण उनको प्रशिक्षण देने में कठिनाई होती है, जिससे आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते।
इसमें लिखा है कि कम प्रगणक मतलब सैंपल्स होने के कारण प्रशिक्षण आसान है व उनके द्वारा प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि 1000 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति से आपको संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ पर 1000 लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले 10 ही लोग हैं, तो आप 10 लोगों में क्या करोगे आप आसान, ठीक है, 10 लोगों का प्रशिक्षण करना आसान होता है 1000 लोगों के प्रशिक्षण के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त है। विजातीय मतलब जहाँ पर जो आंकड़े आप इकट्ठे कर रहे हो वो हर एक आंकड़ा एक दूसरे से क्या है अलग है, तो वहाँ पर जनगणना विधि उपयुक्त होगी। और यहाँ पे लिखा है कि सजातीय इकाइयों की दशा में ये उपयुक्त है। जहाँ पर इकाइयाँ एक जैसी होंगी तो प्रतिदर्श विधि वहाँ पे उपयुक्त होगी। लिखा है कि यदि इकाइयाँ नष्ट होने का डर हो तो यह विधि अनुपयुक्त है। इकाइयाँ नष्ट होने का डर हो तो यह विधि अनुपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इकाई का अपना एक महत्व है और यहाँ पर नहीं। यदि इकाइयाँ नष्ट होने का डर है तो यह विधि उपयुक्त है, क्योंकि एक नष्ट होगी कोई नहीं, उसका प्रतिनिधित्व तो दूसरी इकाई कर रही है। छठा लिखा है कि यदि प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी करना अनिवार्य है तो यह विधि आवश्यक है। लिखा कि यदि प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी करनी है तो यह विधि बेकार, मतलब बेकार का मतलब है या हर एक प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी लेना है तो जनगणना विधि प्रणाली उपयुक्त होगी, ठीक है। और वहाँ पर प्रतिदर्श विधि जो है वो उपयुक्त नहीं होगी। लिखा है विभ्रम का ज्ञान नहीं हो सकता, और यहाँ पे लिखा विभ्रम का ज्ञान हो सकता है, ठीक है। इसका लिखा है विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त। अगर विशाल क्षेत्र है तो वहाँ पर यह विधि क्या है अनुपयुक्त है, और विस्तृत क्षेत्र के लिए ये क्या है उपयुक्त है प्रतिदर्श। कम वैज्ञानिक विधि है, ये वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। समग्र अनंत न हो तो यह विधि अपनाई जाती है, ठीक है। समग्र क्या अनंत मतलब जिनकी संख्या लाखों में करोड़ों में, ठीक, अनंत होगी तो जनगणना विधि वहाँ पर अपनाई नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर अरबों लोगों से करोड़ों लोगों से संपर्क करना तो कठिन होगा ना। लेकिन प्रतिदर्श विधि जहाँ पर समग्र अनंत होने पर यह विधि अपनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक इकाई से थोड़ी ना आप संपर्क कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पर कुछ ही इकाइयों से संपर्क किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बीच अंतर, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है आज जो हमने, ठीक है, जनगणना विधि के बारे में पढ़ा और प्रतिदर्श विधि के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू।